हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर तक हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को कंप्लीट कर लिया था। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो में अंत तक बने रहना। तो आपका कोई भी डाउट जो है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के रिलेटेड नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो अपन शुरू करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को। तो इधर समझना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मतलब क्या कहना चाह रहे हैं अपन। जैसे कि मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूं। आपने नाम सुना होगा लैक्टिक एसिड का, सबने सुना होगा लैक्टिक एसिड का नाम। लैक्टिक एसिड क्या होता है आपका 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। ये लैक्टिक एसिड मैंने यहाँ पर बना दिया, ठीक है। अब बच्चों इधर देखना, इस लैक्टिक एसिड को मैं एक और तरीके से यहाँ लिखता हूँ। जैसे कि मैंने क्या कर लिया, ये कार्बन ले लिया, इस कार्बन के साथ ये CH3, इस कार्बन पे एक OH है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है और एक क्या लगा हुआ है COOH। ये भी लैक्टिक एसिड है, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं, इसकी एक मिरर इमेज ड्रॉ करता हूँ। मिरर इमेज का मतलब हो गया कि जब आप इस कंपाउंड को मिरर के सामने रखोगे तब ये कंपाउंड आपको किस तरह से दिखेगा मिरर के सामने। तो इधर देखना, जो COOH आपको इस तरफ दिख रहा है वो इधर आ जाएगा, ये COOH, ये OH इधर चला जाएगा और H इस तरफ आ जाएगा। देखो कहने को तो ये भी लैक्टिक एसिड है और ये भी क्या है लैक्टिक एसिड, बट बोथ आर डिफरेंट। एक तो हो गया आपका डिलैक्टिक एसिड, एक आपका हो गया एलैक्टिक एसिड। तो ये दोनों जब सेम कंपाउंड है उसके बाद भी दोनों के दोनों अलग है। ऐसा क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में कौन सा आइसोमराइजेशन है, ऑप्टिकल आइसोमराइजेशन। तो यही हमको समझना है कि ये दोनों डिफरेंट हुए तो हुए क्यों, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं अपन। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है, तो इसके लिए आप समझना ऑप्टिक्स का मतलब सीधा लाइट से है, यहाँ पर जो रिलेशन है वो। तो मैं आपको पहले प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रिलेशन लेते हुए आपको इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा, तो बहुत ध्यान से देखते रहना। तो देखना इधर, जैसे कि मैंने क्या किया कि एक सोर्स ऑफ द लाइट ले लिया, ठीक है। लाइट का एक सोर्स ले लिया यहाँ पर, जिसमें लाइट जो है आपकी अलग अलग डायरेक्शन में है। दिस इज योर लाइट, ठीक है। इस लाइट को क्या कर रहा हूं मैं, इस लाइट को एक प्रिज्म में से पास कर रहा हूं मैं, इसको हम बोल देते हैं दिस इज योर निकोल प्रिज्म, ठीक है। इस लाइट को जैसे मैंने निकोल प्रिज्म में से पास किया तो ये जो लाइट थी वो कैसी हो गई आपकी पोलराइज्ड लाइट। कैसी हो गई पोलराइज्ड लाइट। दिस इज योर प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अपन क्या करेंगे, यहाँ पर होती है एक पोलरिमीटर ट्यूब, ठीक है ना। इसको हम बोल देते हैं पोलरिमीटर ट्यूब। इस ट्यूब में से जब इस लाइट को पास करेंगे तो एंड में यहाँ पर क्या होता है आपका, यहाँ पर होता है आपका डिटेक्टर। डिटेक्टर के बाद आपको लास्ट में यहाँ पर क्या मिल जाएगा, उसका रिजल्ट। अब समझना सैंपल कहाँ पढ़ते हैं, तो आपका जो सैंपल होता है उस सैंपल को हम डालते हैं इस पोलरिमीटर ट्यूब के अंदर। मतलब जो भी आपको चेक करना है, जैसे कि लैक्टिक एसिड की बात कर लेते हैं, तो लैक्टिक एसिड ऑप्टिकल प्रॉपर्टी शो करता है या नहीं करता है, हम कैसे चेक करेंगे। तो उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे कि उस लैक्टिक एसिड को हम कहां भर देंगे, इस पोलरिमीटर ट्यूब के अंदर। होता क्या है, जैसे ये प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इस पोलरिमीटर ट्यूब के थ्रू बाहर निकलती है, सैंपल में से होकर बाहर निकलती है, तब हम ये चेक करते हैं डिटेक्टर में कि इस प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट का डायरेक्शन चेंज हुआ या नहीं हुआ। देखो ये जो लाइट है वो दो तरह से बिहेव कर सकती है। एक तो ये हो सकता है कि ये जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट है आपकी वो क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज घूम जाए, ठीक है। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि ये जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट है आपकी वो एंटी क्लॉकवाइज घूम जाए, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन वो रोटेट करे ही ना, जैसी है वैसी की वैसी ही रहे। तो अब समझना जो मुद्दे की बात है, मुद्दे की बात ये है कि जब सैंपल के अंदर से आप ये लाइट पास करोगे और उसमें अगर किसी टाइप का कोई चेंज नहीं आया, मतलब आपकी जो लाइट है वो ना तो दाईं तरफ ना ही बाईं तरफ घूमी, तब तो वो आपका जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली कैसा हो जाएगा, इनएक्टिव, मतलब वो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी नहीं रखता है। पर अगर आपका जो लाइट है वो या तो दाईं तरफ या फिर बाईं तरफ अगर घूम जाती है, मतलब वो कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली कैसा होगा, एक्टिव होगा, ठीक है। वो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी शो करेगा। कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टी शो करेगा, जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को क्या कर देगा, रोटेट कर देगा, आइदर लेफ्ट हैंड साइड और आइदर राइट हैंड साइड, ठीक है। समझ रहे हैं, अगर वो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को राइट हैंड साइड रोटेट करता है तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कह देते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटर,
डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। और अगर वो उसे लेफ्ट साइड डिनोट कर देता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, लीवो रोटेटरी। क्या बोल देते हैं, लीवो रोटेटरी। तो दो टाइप के कंपाउंड हो गए, एक तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और दूसरे कौन से हो गए, लीवो रोटेटरी। तो क्या ध्यान रखोगे आप कि जब कोई कंपाउंड प्लेन ऑफ पोलराइज जो लाइट होती है अगर उसको क्लॉकवाइज, ठीक है, राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज घुमा देता है तब तो कंपाउंड कैसा होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और अगर उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा तब वो कैसा हो जाएगा आपका, लीवो रोटेटरी। ठीक है, हम यहाँ देख सकते हैं अगर वो इस तरह से घूमेगा तो डेक्स्ट्रो और एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो क्या हो जाएगा, लीवो रोटेटरी। ठीक है, तो अब चलते हैं अपन आगे। डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी क्या था वो आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं शुरू करता हूँ अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को और थोड़ा डिटेल में। तो इधर ध्यान देना कि जब भी आप किसी कंपाउंड की ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज चेक करोगे तो सीधी सी बात है, घर पे तो आप ये पोलरिमीटर ट्यूब वगैरह लगा के चेक कर नहीं सकते कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे को जो कंपाउंड दिया है वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, ये सारी चीजें अब अपन आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दो तीन चीजों की डिस्कस कर लेते हैं अपन कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन से होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या शर्तें होनी चाहिए, एक तो मस्ट रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। मतलब वो कंपाउंड जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को घुमा देते हैं वो आपके कैसे होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है कि जब आप ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बनाओगे तो वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हमेशा अपनी क्या बनाएगा, मिरर इमेज। ठीक है, जब भी कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो उसकी मिरर इमेज बनेगी ही बनेगी। और जब भी मिरर इमेज बनेगी तो मिरर इमेज के अंदर एक कंपाउंड का कैसा होगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और दूसरा कंपाउंड कैसा होगा, लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी को हम स्मॉल डी से और लीवो रोटेटरी को हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ, डेक्स्ट्रो रोटेटरी को हम प्लस से और लीवो रोटेटरी को माइनस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान देना बहुत ही अच्छे से बच्चों कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो होता है वो ऑलवेज क्या बनाता है, मिरर इमेज। और जब मिरर इमेज बनाएगा तो उसमें एक कंपाउंड कैसा होगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, दूसरा कैसा होगा, लीवो रोटेटरी। समझ में आ गया। और दूसरी चीज, ये जो मिरर इमेज बनी आपकी डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी वाली, वो कैसे होते हैं, वो होते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल। नॉन सुपर इम्पोजेबल मतलब इसको आप एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं कर सकते। समझना इधर, जैसे कि ये मेरा हाथ है, मान लो कोई कंपाउंड है, यहाँ पर अपन ने एक मिरर लगा दिया तो ये हो गई इसकी मिरर इमेज, इस हाथ की मिरर इमेज हो गया ये हाथ। तो अब इस हाथ को मैं उठाकर इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं कर सकता। देख पा रहे हैं आप, पूरी तरह से सुपर इम्पोज नहीं होगा। दैट मीन्स दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, द कंपाउंड विच डज नॉट सुपर इम्पोज ऑन इट्स मिरर इमेज। ठीक है, उस वही कंपाउंड आपके कैसे हो जाएंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। मेरे ख्याल से आपको ध्यान रह जाएगा। और जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं वही कंपाउंड क्या कहलाते हैं, कायरल कंपाउंड। नोट करके रहना सब चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं मैं आपको, हमेशा काम आएंगी। कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन से होते हैं, जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को क्या कर देते हैं, रोटेट कर देते हैं। दूसरी, अगर वो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर रहा है मतलब वो ऑप्टिकली एक्टिव है, और एक्टिव है मतलब अपनी मिरर इमेज भी बनाएगा, और मिरर इमेज बनाएगा तो उसमें से एक डेक्स्ट्रो होगा तो दूसरा कैसा होगा, लीवो रोटेटरी। और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होते हैं। दैट्स व्हाई आई राइट हियर नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन ईच अदर। ठीक है, और दूसरा जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं उन्हीं कंपाउंड को हम कौन सा कंपाउंड कह सकते हैं, कायरल कंपाउंड्स। क्या कह सकते हैं, कायरल कंपाउंड्स। ठीक है ना। और ये जो कायरल कंपाउंड्स हैं आपके ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं, ठीक है, तो उसके बारे में और थोड़ी चर्चा करते हैं अपन कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा कंपाउंड कायरल है और कौन सा कायरल नहीं है। ठीक है, मेन मुद्दे की बात अब यहाँ पे शुरू होती है अपनी, क्योंकि आपको देख के आइडेंटिफाई करना होगा दैट दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट। ठीक है, तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो शुरू करते हैं अपन उसके ऊपर दैट हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट व्हिच कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट। सो लेट्स स्टार्ट।
समझना इधर। इसके लिए आपको क्या पढ़ने पड़ेंगे, इसके लिए आपको पढ़ने पड़ेंगे सिमेट्री एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपके सामने सिमेट्री एलिमेंट्स बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझना सिमेट्री एलिमेंट्स के बारे में, तो आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो अब हम पढ़ने वाले हैं सिमेट्री एलिमेंट्स। सिमेट्री के एलिमेंट्स पढ़ेंगे। हमें कितने एलिमेंट्स पढ़ने हैं? 3 एलिमेंट्स। कौन कौन से? एक तो हम पढ़ेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री, दूसरा हम पढ़ेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसके ऊपर से क्वेश्चन आते रहते हैं, लास्ट टाइम भी आईबीएसई बोर्ड में आ चुका है। और तीसरा है सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री, इन लोगों को ध्यान से समझना। क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि हमें क्या चेक करना है कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। ठीक है, वो हमें चेक करना है। कैसे करेंगे? तो हम उस कंपाउंड के अंदर क्या चेक करेंगे? सिमेट्री एलिमेंट्स। सिमेट्री एलिमेंट्स कितने हैं आपके पास? 3। कौन कौन से? प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो आपको क्या देखना है? आपको ये देखना है कि जिस कंपाउंड के अंदर ये तीनों के तीनों सिमेट्री एलिमेंट्स क्या होंगे? एब्सेंट। ये होते क्या है, इस पे ध्यान लगाओ, पर ये समझना इधर कि जिस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री, all 3 symmetry elements are absent, then this compound will be optically active. बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कंफ्यूज रहते हैं लोग इसके अंदर, तो ध्यान रखना तीनों के तीनों एब्सेंट होंगे तब जाके वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तीनों में से एक भी चीज अगर किसी कंपाउंड में प्रेजेंट हो गई तो वो ऑप्टिकली कैसा हो जाएगा? इनएक्टिव। क्लियर? तो अगर एक एक चीजों को देख लेते हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है और सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है। सो फर्स्ट मैं शुरू करता हूं प्लेन ऑफ सिमेट्री को। इधर समझना, सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब क्या है? नाम से वैसे समझ में आ रहा होगा, सिमेट्री, और वो भी किससे? प्लेन से। मतलब किसी कंपाउंड के अंदर आपको ऐसा प्लेन आइडेंटिफाई करना है जिस प्लेन को लगाने के बाद वो कंपाउंड 2 इक्वल पार्ट के अंदर क्या हो जाए? डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। मतलब दोनों बिल्कुल सेम होने चाहिए, आप पता नहीं कर सकोगे कौन सा कंपाउंड कहां पर है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे कि इंग्लिश का एक लेटर है ए, ये कौन सा लेटर है? ए। एक बार बना देता हूं मैं कंपाउंड, जैसे कि इंग्लिश का लेटर में बना दिया बी। ठीक है, 2 वर्ड लिखे मैंने यहाँ पर ए और बी। तो अब देखो इधर ए और बी की अगर अपन बात करें तो ए के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है? यस, बिल्कुल है। आप देखो ये ऐसा प्लेन है कि जब मैं ए को इस तरह से काटूंगा तो इक्वली 2 पार्ट्स के अंदर क्या हो जाएगा? कट जाएगा। मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? प्रेजेंट। बी में प्लेन ऑफ सिमेट्री है? यस है। ये देखो मैंने बी को बराबर इक्वल पार्ट में काट लिया, मतलब बी के अंदर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? प्रेजेंट है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ऑप्टिकली कैसे हो गए? इनएक्टिव। क्योंकि जब तीनों के तीनों एब्सेंट होंगे ना तब वो कंपाउंड कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। आ रही बात समझ में? ठीक है, जैसे कि कोई भी कंपाउंड लेते हैं अपन, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने एथीन ले लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2। आप बताओ ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव? बिल्कुल, आप प्लेन ऑफ सिमेट्री लगा सकते हो, ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, जो काटोगे तो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, मतलब वो कंपाउंड ऑप्टिकली कैसा हो गया? इनएक्टिव। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए प्लेन ऑफ सिमेट्री चीज क्या है। ठीक है ना, किसी भी कंपाउंड को अगर आप इक्वल 2 पार्ट्स में काट सकते हो, ऐसा कोई प्लेन प्रेजेंट है अंदर, तो वो प्लेन ऑफ सिमेट्री। सेकंड जो है वो है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। बहुत अच्छे से समझना है इसको, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसका क्वेश्चन ये आया था लास्ट ईयर बोर्ड के अंदर। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या चीज है? इसमें हम क्या कर रहे हैं, किसी कंपाउंड के अंदर एक एक्सिस लगाने वाले हैं। ठीक है ना, एक्सिस जैसे कि ठीक है किसी कंपाउंड था, उस कंपाउंड के अंदर मैंने ये एक्सिस को लगा दिया और एक्सिस को लगाने के बाद इसको मैं क्या कर रहा हूँ? रोटेट कर रहा हूँ। ठीक है, घुमा रहा हूँ। और घुमाने पर वापस सुनना, जैसे घुमाऊंगा, घुमाने पर अगर 360 डिग्री से किसी कम एंगल पर मुझे जैसा मॉलिक्यूल था वैसा के वैसा वापस मिल जाता है, तब तो वो कंपाउंड जो है उसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है? प्रेजेंट है। मतलब आपको इसके अंदर ऐसी एक्सिस फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना, तो मैं आपको करके बताता हूँ, तो इधर ध्यान देना, अभी 1 मिनट में समझ में आ जाएगा, बहुत ही इजी है।
क्या है एक्सिस ऑफ सिमेट्री? जैसे कि इसका एग्जांपल लेते हैं अपन, मैं एग्जांपल ले लेता हूं वाटर, ठीक है ना। वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है आप जानते हैं, वाटर का शेप क्या होता है, वी शेप, ये मतलब पढ़ा होगा आपने। तो ये मैंने बना दिया वाटर, ठीक है, H2। अब अपन क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं इन दोनों हाइड्रोजन को मार्क कर देता हूं। इसको मैं बोल देता हूं हाइड्रोजन को A और इस हाइड्रोजन को मैं क्या बोल देता हूं B, बाकी दोनों हाइड्रोजन सेम ही है, ओके। अब क्या कर रहा हूं, इसके अंदर मुझे क्या लगाना है, एक्सिस। तो आपको चेक करना है कि इसके अंदर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। तो मैंने क्या किया, एक एक्सिस लगाई यहां से, ठीक है। मतलब ये ऑक्सीजन था, ये दो हाइड्रोजन थे, मैंने ऊपर से ऐसे एक्सिस घुसाई है। और घुसाने के बाद इसको मैं क्या कर रहा हूं, घुमा रहा हूं। जैसे ही मैं रोटेट करूंगा तो इसको जैसे ही एक्सिस के थ्रू मैं इसको यहाँ पर रोटेट करूंगा, रोटेट करने पर जैसे मैंने इसको कितना घुमा दिया, 180 डिग्री। जैसे ही 180 डिग्री घुमाऊंगा तो आप खुद सोच सकते हो क्या हो जाएगा, ये HB कहाँ आ जाएगा, इस तरफ, और HA कहाँ रह जाएगा, इस तरफ, आया ना, ठीक है। तो आप देख सकते हो दोनों के दोनों मॉलिक्यूल कैसे लग रहे हैं आपको, आइडेंटिकल, क्योंकि ये तो अपन ने A और B लिख दिया, बाकी दोनों कैसे हैं, आइडेंटिकल। तो 360 डिग्री से कम आपको अगर दोनों सेम मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, मतलब इसको उठा के इसके ऊपर सुपरइम्पोज हम कर सकते हैं, दोनों मॉलिक्यूल बिल्कुल कैसे दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं। मतलब उस कंपाउंड के अंदर एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या हो गई, प्रेजेंट हो गई। इसको एक बार और आप 180 डिग्री घुमा दोगे, तो जैसे ये इसको 180 डिग्री घुमाओगे तो क्या हो जाएगा, कंपाउंड जैसा था वैसा वापस आ जाएगा, HA और HB, है ना। कितनी बार घुमाया आप, 2 बार, ठीक है। मतलब टोटल एंगल कितना होता है, 360, 180 पे आपको सिमिलर मिल रहे थे, कितना आंसर आ रहा है। तो ये जो एक्सिस है यहाँ पर, ये जो एक्सिस अपन ने लगाई है, इस एक्सिस का नाम क्या हो गया, C2 एक्सिस, ठीक है। नॉर्मली इसको अपन रिप्रेजेंट किससे करते हैं, n, and what is n? n is the number of rotations after which you can get the similar compound, ठीक है ना। तो ये n दो कहां से है समझ में आया आपको, क्योंकि मैंने इसको 180 घुमाया था, तब मॉलिक्यूल जैसा था वैसा बना था। टोटल एंगल कितना है, 360 का, तो 360 डिवाइड बाय 180 कर दिया, मुझे 2 मिल गया। तो ये मेरी एक्सिस कौन सी हो गई, C2 एक्सिस। तो वाटर मॉलिक्यूल में कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, ऐसा क्वेश्चन आ गया, आंसर क्या हो गया, C2 एक्सिस, ठीक है ना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो आपको समझा देता हूं मैं। अपन ले लेते हैं अमोनिया का, ध्यान देना। अमोनिया आप जानते होंगे NH3, NH3 का शेप कैसा होता है, NH3 का शेप होता है पिरामिडल, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं अपन, ये ले लिया मैंने NH3 अमोनिया, इसका शेप कैसा होता है, पिरामिडल। पिरामिडल शेप आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो इधर समझिए एक बार, पिरामिडल शेप कैसा होता है वो, ये नाइट्रोजन है, सेंटर में नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है और एक हाइड्रोजन इधर है, तीन, ये तीन पिरामिड की तरह बन रहे हैं। एक और ऊपर होता तो क्या हो जाता है, शेप टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन पे यहाँ पर क्या है, लोन पेयर, तो लोन पेयर है अमोनिया के अंदर, और 3 हाइड्रोजन है, 1 2 और 3। तो ये जो 3 टांगे दिख रही है आपको, जिसके ऊपर नाइट्रोजन है आपका, तो ये जो शेप है उस शेप को हम कौन सा शेप कहते हैं, पिरामिडल शेप, पिरामिड जैसा होता है ये, ठीक है ना। अब देखते हैं इसमें कौन सी सिमेट्री प्रेजेंट है, कौन सी एक्सिस प्रेजेंट है। इन तीनों हाइड्रोजन को मैं मार्क कर देता हूं A, B और C। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ ऊपर से एक्सिस लगा रहा हूं, एक्सिस लगाने के बाद इसको क्या कर रहा हूं, रोटेट कर रहा हूं। अब आप कुछ इमेजिन कर सकते हो कि जैसे कि नाइट्रोजन था, उसका एक हाइड्रोजन इधर था, एक इधर था और एक इधर था। जैसे इसको 120 डिग्री घुमाऊंगा तो ये वाला हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, जो इधर था वो इधर आ जाएगा, और यहाँ वाला कहाँ चला जाएगा, इस तरफ। यस और नो, तो आपको सिमिलर कंपाउंड वापस से मिल जाएगा। तो मेरे को कितना घुमाना पड़ा, 120 डिग्री। जैसे मैं 120 डिग्री घुमाया क्या हो गया, ये B तो यहाँ पर आ गया, HB, ठीक है। HA जो था वो कहाँ चला गया, इस तरफ, और HC कहाँ आ गया, इस तरफ। यस और नो। फिर से इसको मैंने कितना घुमा दिया, 120 डिग्री। फिर से क्या हो गया कि HC इधर आ जाएगा आपके, HB कहाँ चला गया, यहाँ पर, और HA कहाँ आ गया, यहाँ पर, ठीक है। ये अपने सब एक्सिस मिला रखी है। जैसे इसको फिर से मैं 120 डिग्री घुमाऊंगा, अब क्या हो जाएगा, अब आपको जैसा था वैसा वापस यहाँ पर आ जाएगा, B यहाँ पर और C यहाँ पर। ये HA, HB, HC, ठीक है। 120 120 120 कितना हो गया, 360, ठीक है ना। 360, और आप कितने एंगल से घुमा रहे हो, 120 के एंगल से। आंसर क्या आ रहा है, 3। तो which axis of symmetry present in NH3, C3 axis। कौन सी एक्सिस होगी, C3 एक्सिस। क्लियर, देखो देख लो यार, बेंजीन,
सीधा डिटेल में नहीं जा रहे, ठीक है ना। अब बेंजीन के अंदर कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है ये चेक करना है आपको। कैसे करोगे, बेंजीन में ये सेंटर ले लो, बेंजीन जानते हो ना 6 कार्बन है, एक यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, एक यहाँ पर, ये मेरा बेंजीन, बीच में से मैंने एक्सिस लगाई, जो घुमा रहा हूँ, ठीक है। कितने कार्बन है, सब सेम डिस्टेंस के ऊपर है, तो 6 टाइम आप घुमाओगे तब जाके वो आपको मिलेगा। तो इसके अंदर कौन सी एक्सिस प्रेजेंट होगी, C6 एक्सिस। तो ये चीज होती है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो हमने दो टाइप की सिमेट्री एलिमेंट्स देख लिए, एक तो हमने कौन सा देखा, प्लेन ऑफ सिमेट्री, दूसरा कौन सा देखा हमने, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और लास्ट सिमेट्री एलिमेंट कौन सा है आपका, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो भी समझ लेते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री, ताकि आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओ कि कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है और कौन सा मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है आपका वो कौन सा है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। सेंटर ऑफ सिमेट्री नाम से क्लियर है, सिमेट्री कहां पर होगी, सेंटर, ठीक है। एग्जांपल ले लें, जैसे कि एक इंग्लिश का वर्ड लिखा है मैंने एस, ठीक है। अब इस एस के अंदर कोई ऐसा सेंटर, ये एस का सेंटर है, इस सेंटर से आप देख सकते हो कि यहां से जितने भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं सबकी डिस्टेंस जो है वो कैसी है, इक्वल। मैं चाहे यहां जाऊं कि यहां जाऊं, दोनों सेम डिस्टेंस पे, चाहे मैं यहां जाऊं या फिर यहां जाऊं सेम डिस्टेंस है, चाहे मैं यहां जाऊं या फिर यहां जाऊं, डिस्टेंस कैसी है, सेम। मतलब किसी मॉलिक्यूल के अंदर ऐसा सेंटर पॉइंट जहां से उसके सभी जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी डिस्टेंस कैसी हो, सेम, तब उस मॉलिक्यूल में हम कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट। जैसे कि अभी लिया था ना मैंने बेंजीन, देखो इधर ये बेंजीन, ठीक है। अब बेंजीन के अंदर ये उसका सेंटर हो गया, यहाँ से देखो इस कार्बन की डिस्टेंस और इस कार्बन की डिस्टेंस सेम है, यहाँ से इस कार्बन की और इस कार्बन की डिस्टेंस भी कैसी है, सेम है, इस कार्बन के इस कार्बन की डिस्टेंस भी कैसी है, सेम है। तो सीधी सी बात है, बेंजीन के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट है। तो वापस से आ जाते हैं, ऑप्टिकल कंपाउंड पढ़ रहे थे अपन, क्या है ऑप्टिकल एक्टिविटी वगैरह। तो जिस कंपाउंड में तीनों के तीनों सिमेट्री एलिमेंट एब्सेंट होंगे वो कंपाउंड ऑप्टिकली कैसा होगा, एक्टिव। तो आपको यही चेक करना है कि कहीं उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री कहीं प्रेजेंट तो नहीं है। और अगर तीनों में से एक भी प्रेजेंट आ जाता है मतलब वो कंपाउंड ऑप्टिकली कैसा हो जाएगा आपका, इनएक्टिव। इज दैट क्लियर, ओके।